हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन तथा लेंस के बारे में बतलाऊंगा। प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शक तल से अपवर्तित होता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, किंतु जब यह प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अभिलंब से दूर हो जाता है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर जाने तथा अभिलंब के पास आने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई पारदर्शक तल XY है जिसके ऊपर का माध्यम विरल तथा नीचे का माध्यम सघन है तथा इस तल पर कोई प्रकाश किरण PQ आपतित की जाती है जो उस तल से अपवर्तित होकर QR चली जाती है। इस तल पर अभिलंब N1 N2 खींचा गया है। इसमें जो अपवर्तित किरण QR है वह अभिलंब की ओर झुक गया है, जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। जैसे जब किसी पेंसिल को पानी से भरे ग्लास में रखा जाता है तो पेंसिल हमें टेढ़ा दिखाई देता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जब किसी सिक्के को पानी से भरे टब में रख देते हैं तो सिक्का टब की तली से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन I तथा अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन R का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण स्मॉल r हो तो साइन I बटे साइन R इक्वल टू स्थिरांक या कांस्टेंट, जिसे हम नियतांक भी कहते हैं। यह नियतांक जो होता है वह दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है अपवर्तनांक। किसी प्रकाश किरण का किन्हीं दो माध्यमों में होने वाले दिशा परिवर्तन को अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकाश किरण का किसी दो माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक। मान लिए कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करता है तथा उस प्रकाश का माध्यम 1 में गति v1 तथा माध्यम 2 में गति v2 हो तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसे स्मॉल n/1 से दर्शाते हैं। स्मॉल n/1 इक्वल टू v1 बटे v2, जिसे हम साइन I बटे साइन R भी लिखते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई प्रकाश किरण AO हवा से कांच में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वह अलग अलग होती है। अर्थात अगर हम पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 माने तो
N21 इक्वल टू V1 बटे V2 बराबर साइन आई बटे साइन आर लिखते हैं। नेक्स्ट रीडिंग है माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। माना कोई प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में प्रवेश करता है तथा माध्यम 1 में गति V1 तथा माध्यम 2 में गति V2 हो तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वह माध्यम 2 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, जिसे हम N12 से दर्शाते हैं। अतः N12 बराबर V2 बटे V1 जो साइन R बटे साइन I के बराबर होता है। नेक्स्ट रीडिंग है अपवर्तनांक। जब एक माध्यम निर्वात हो, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। इसका सूत्र होता है Nm इक्वल टू V/C, अर्थात अपवर्तनांक n इक्वल टू माध्यम में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक प्रायः अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे हवा का अपवर्तनांक 1.003, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 तथा पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। नेक्स्ट रीडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, उससे पहले आपको क्रांतिक कोण क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। जैसा कि हमें बताया गया है प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, किंतु जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अतः इस स्थिति में जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करता है तो सघन माध्यम में यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, अर्थात वह अभिलंब से दूर होता जाता है। जब आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दे कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण अर्थात क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। क्रांतिक कोण बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, अतः यह आपको याद रखना होगा। इसकी दूसरी परिभाषा आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए तो आपतित किरण पारदर्शक तल से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पहले फिगर में कोई प्रकाश किरण जल से हवा में प्रवेश करता है तो जब वह प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। दूसरे चित्र में यह दिखाया गया है कि हम कोई ऐसा आपतन कोण लेते हैं जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। दूसरा जो चित्र है वह क्रांतिक कोण का चित्र है, अतः आप इसे याद रखेंगे। जबकि तीसरे चित्र में दिखाया गया है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा देते हैं तो प्रकाश किरण जल से आपतित होकर वापस जल में ही परावर्तित हो जाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की है। नेक्स्ट रीडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है उसके लिए निम्न 2 शर्त हैं। पहला,
प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है ताल या लेंस। लेंस को हिंदी में हम ताल कहते हैं। लेंस होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो या वक्री हो, या एक पृष्ठ गोली तथा दूसरा समतल हो, तो उसे हम लेंस या ताल कहते हैं। लेंस में कम से कम एक पृष्ठ गोली होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट हेडिंग है लेंस के प्रकार। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। पहला हेडिंग है उत्तल लेंस या उत्तल ताल, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ऐसा लेंस जिसके दोनों गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अर्थात ऐसा लेंस जिसके किनारे का भाग पतला तथा बीच में मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित अर्थात एकत्रित किया जाता है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अवतल लेंस या अवतल ताल, जिसे हम इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। यह लेंस अंदर की ओर वक्रित दो गोली पृष्ठों से घिरा होता है, अर्थात ऐसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा किनारे पर मोटा होता है इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किरणों को अपसरित अर्थात फैलाता है, जिसके कारण इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है गोली लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण पद तथा उनकी परिभाषाएं। पहला हेडिंग है वक्रता केंद्र। गोली लेंस दो गोलों के सतह के संयोग से बनाया जाता है, अतः उन दोनों गोलों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। चूंकि दो गोले होते हैं अतः इनके दो वक्रता केंद्र C1 व C2 होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाशिक केंद्र। लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, अर्थात इसी लेंस को हम दो बराबर भागों में बांट दें तो जो इनका मध्य बिंदु होता है वह लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसे हम कैपिटल O से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य अक्ष। लेंस के वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य फोकस। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। किसी भी लेंस का मुख्य फोकस दो होता है, जो कि दोनों तरफ होता है, जिसे हम कैपिटल F1 व कैपिटल F2 से दर्शाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फोकस दूरी। लेंस के मुख्य फोकस बिंदु तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस दूरी लेंस के वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी का आधा होता है, अर्थात C1 = 2f1 या C2 = 2f2 भी लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल लेंस, अर्थात गोली लेंस से अपवर्तन की कुछ घटनाएं या नियम। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण का उत्तल लेंस से अपवर्तन। जब किसी प्रकाश किरण को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं तो वह लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य फोकस F2 से जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों का अवतल लेंस से अपवर्तन। जब किसी अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित की जाती है तो वह लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दूसरा पॉइंट है मुख्य फोकस के द्वारा गुजरने वाली किरण का उत्तल लेंस से अपवर्तन। पहला उत्तल लेंस से जब कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से आपतित की जाती है तो लेंस से अपवर्तित होकर वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दूसरा, अब अवतल लेंस की बात करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है तो लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तीसरा पॉइंट है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण उत्तल या अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वह लेंस से अपवर्तित होकर बिना विचलित सीधी चली जाती है। इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखने हैं, क्योंकि लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना आगे बताया जाएगा उनमें इन तीन किरणों में से किन्हीं दो किरणों का प्रयोग किया जाएगा, अतः यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हेडिंग है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहला हेडिंग है जब बिंब या वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई वस्तु यदि अनंत पर स्थित है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जो उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य फोकस F2 पर केंद्रित हो जाती हैं। अतः अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह F2 पर बनता है। इसका आकार बहुत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का होता है एवं वास्तविक तथा उल्टा होता है। दूसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र C1 से परे हो, अर्थात जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C1 के बीच रखा हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोई वस्तु AB है जो C1 से दूर स्थित है। इसके शीर्ष बिंदु A से क्रमशः दो किरण मुख्य अक्ष के समांतर तथा प्रकाशिक केंद्र से आपतित करते हैं, जो उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर क्रमशः F2 से तथा सीधी चली जाती हैं। ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पे काटती हैं। A' से मुख्य अक्ष पर लंब A', B' डालते हैं। अतः A', B' वस्तु AB का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब F2 व C2 के बीच बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र C1 या 2F1 पर हो, माना कोई वस्तु AB वक्रता केंद्र C1 पर स्थित है। इसके शीर्ष बिंदु A से क्रमशः दो किरण मुख्य अक्ष के समांतर एवं प्रकाशिक केंद्र से आपतित करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जो लेंस से अपवर्तित होकर क्रमशः F2 से तथा सीधी रेखा में चले जाते हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पे काटते हैं। A' से मुख्य अक्ष पर लंब A', B' डालते हैं। अतः A', B' वस्तु AB का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब C2 पर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब वस्तु C1 व F1 के बीच स्थित हो, माना कोई वस्तु AB C1 व F1 के बीच स्थित है। इसके शीर्ष बिंदु A से क्रमशः दो किरण मुख्य अक्ष के समांतर एवं प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं, जो लेंस से अपवर्तित होकर क्रमशः फोकस F2 से तथा सीधी चली जाती हैं। ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को A' पर काटती हैं। A' से मुख्य अक्ष पर लंब A', B' डालते हैं। अतः A', B' वस्तु AB का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C2 से दूर बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है,
जब वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस f1 पर स्थित हो। माना कोई वस्तु AB f1 पर स्थित है। इसके शीर्ष बिंदु A से क्रमशः दो किरण मुख्य अक्ष के समांतर एवं प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं, जो लेंस से अपवर्तित होकर क्रमशः f2 से तथा सीधी चली जाती हैं। ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। चूंकि हम जानते हैं समांतर किरणें कहीं अनंत पर मिलती हैं, अतः इस वस्तु AB का जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। नेक्स्ट रीडिंग है, जब वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस f1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखा हो। माना कोई वस्तु AB मुख्य फोकस f1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित है। इसके शीर्ष बिंदु A से क्रमशः दो किरण मुख्य अक्ष के समांतर एवं प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं, जो लेंस से अपवर्तित होकर क्रमशः f2 से वह सीधी चली जाती हैं। ये दोनों अपवर्तित किरणें आगे जाने पर फैल जाती हैं, अतः इन किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं, जो कहीं A' पर मिलती हैं। A' से मुख्य अक्ष पर लंब A', B' डालते हैं, अतः A', वस्तु AB का आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। इन 6 किरण आरेख को हम एक सारणी से भी याद कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित हो तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह f2 पर बनता है, बहुत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। यहाँ आभासी लिखा है वो गलत है, आप उसे सही कर लेंगे, वास्तविक। दूसरा, जब वस्तु f1 से दूर हो तो उसका प्रतिबिंब f2 व 2f2 के बीच बनता है, छोटा बनता है तथा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तीसरा, जब वस्तु 2f1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, समान आकार का बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। तथा जब वस्तु f1 व 2f1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2f2 से दूर बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनता है। और पांचवा, जब वस्तु f1 पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। तथा छठा, जब वस्तु f1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की ओर ही बनता है, बहुत बड़ा, आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट हेडिंग है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा वस्तु की मात्र 2 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनता है। पहला, जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित हो। चूंकि हम जानते हैं कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जो अवतल लेंस से अपवर्तित होकर f1 से जाती हुई प्रतीत होती हैं। अतः उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंदु के आकार का f1 पर बनता है। नेक्स्ट हेडिंग है, जब वस्तु अनंत तथा अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। तो माना कोई वस्तु AB अवतल लेंस के सामने रखा है, इसके शीर्ष बिंदु A से क्रमशः 2 किरण मुख्य अक्ष के समांतर तथा प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं, जो लेंस से अपवर्तित होकर क्रमशः f1 से जाता हुआ प्रतीत होता है एवं सीधा चला जाता है। ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, अतः इन किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं, जो बिंदु A' पर काटती हैं। अतः A' से मुख्य अक्ष पर लंब A' B' डालते हैं, तो A' B' वस्तु AB का आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा f1 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। इन किरण आरेख को भी हम एक सारणी के रूप में दर्शाते हैं, जिससे हमें याद करने में आसानी होती। पहला, जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब f1 पर बहुत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का, आभासी एवं सीधा बनता है। दूसरा, जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा हो
तो उसका प्रतिबिंब F1 व O के बीच बनता है, छोटा बनता है तथा आभासी एवं सीधा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी भी गोली दर्पण के समान होता है। तो गोली लेंस के लिए नई चिन्ह परिपाटी को नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम भी कहते हैं, जो निम्न है। पहला, गोली लेंस के प्रकाशिक केंद्र O को संबंधित मानों को मापने के लिए मूल बिंदु या उद्गम बिंदु के रूप में लिया जाता है, अर्थात सभी मान प्रकाशिक केंद्र O से लिया जाता है। दूसरा, वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखा जाता है तथा प्रकाश लेंस पर हमेशा बाएं से दाएं की ओर पड़ता है। तीसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी को प्रकाशिक केंद्र O से मापा जाता है। नेक्स्ट, सभी बिंदु की माप प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर धन x अक्ष पर धनात्मक लिया जाता है तथा प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर के मान को ऋणात्मक लिया जाता है। नेक्स्ट, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत धन y दिशा में ऊपर की ओर की दूरी को धनात्मक लिया जाता है, जबकि ऋण y अक्ष की दूरी को ऋणात्मक मापा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है लेंस का सूत्र। यदि लेंस से वस्तु के बीच की दूरी स्मॉल u, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v तथा फोकस दूरी स्मॉल f हो तो उनके बीच के संबंध को लेंस का सूत्र कहते हैं। इस सूत्र के अनुसार फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम तथा वस्तु के बीच की दूरी के व्युत्क्रम के अंतर के बराबर होता है, अर्थात 1/f = 1/v माइनस 1/u लिया जाता है, जिसे लेंस का सूत्र कहते हैं। यह सूत्र अवतल एवं उत्तल सभी प्रकार के गोली लेंसों के लिए मान्य होता है। नेक्स्ट हेडिंग है आवर्धन। जैसा कि प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में बताया गया है कि गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यह विस्तार बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितने गुना बड़ा है। उसी प्रकार लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अतः यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई कैपिटल I तथा वस्तु की ऊंचाई कैपिटल O ज्ञात हो तो m = I/O होता है, जो आवर्धन का सूत्र होता है। यदि लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी v तथा वस्तु के बीच की दूरी u ज्ञात हो तो m = v/u होता है, अर्थात m = I/O = v/u। नेक्स्ट हेडिंग है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात जब प्रकाश किरण को लेंस पर आपतित करते हैं तो लेंस उन किरणों को कितना फैलाता या सिकोड़ता है, यह लेंस की क्षमता बतलाता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अतः लेंस की जो क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f, जहाँ f मीटर में होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, जो मीटर इनवर्स के बराबर होता है। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तो P = 100/f, जहाँ f सेंटीमीटर में होता है। लेंस की क्षमता में हमेशा फोकस दूरी को मीटर में लिया जाता है तथा लेंस की क्षमता को डायोप्टर अर्थात कैपिटल D से व्यक्त किया जाता है। अतः एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है। नेक्स्ट हेडिंग है लेंस की धनात्मक तथा ऋणात्मक क्षमता, अर्थात लेंस की धनात्मक एवं ऋणात्मक क्षमता से क्या तात्पर्य है वो भी जान लीजिए। यदि लेंस की क्षमता धनात्मक है तो वह उत्तल लेंस होगी तथा ऋणात्मक क्षमता वाला लेंस अवतल लेंस होता है। जैसे
कोई डॉक्टर किसी मरीज को +1 डायोप्टर का लेंस पहनने की सलाह देता है तो इसका तात्पर्य है कि वह उत्तल लेंस का चश्मा लगाए। अब यदि डॉक्टर किसी मरीज को -1 डायोप्टर का लेंस पहनने की सलाह देता है तो इसका तात्पर्य है कि वह अवतल लेंस का चश्मा होगा। नेक्स्ट हेडिंग है लेंस की कुल क्षमता। जब कई लेंसों को आपस में संयोजित किया जाता है, जैसे प्रकाशिक यंत्र या दूरबीन में हम 2 या 2 से अधिक लेंसों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उस यंत्र की आवर्धन क्षमता का मान बढ़ जाता है, तो उस प्रकाशिक यंत्र की जो कुल क्षमता होगी सभी लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होता है। यदि कोई 4 लेंस हैं जिनकी क्षमताएं क्रमशः P1, P2, P3, P4 हो तो लेंस की कुल क्षमता P = P1 + P2 + P3 + P4 होगा। अब क्वेश्चन है, आंखों के डॉक्टर द्वारा लेंस की क्षमता की गणना किस तरह की जाती है? यदि डॉक्टर द्वारा जांच के क्रम में पाया जाता है कि किसी व्यक्ति की आंख के लिए लेंस क्रमशः 2.00 डायोप्टर तथा 0.25 डायोप्टर की आवश्यकता है, तो वह लेंस की कुल क्षमता की गणना कीजिए। हमें प्रश्न में दिया है P1 = 2.00 D तथा P2 = 0.25 D। अतः लेंस की कुल क्षमता के सूत्र से P = P1 + P2, अतः P = 2.00 D + 0.25 D, जिन्हें हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2.25 D। अतः व्यक्ति को 2.25 D क्षमता वाला लेंस पहनना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कमेंट करने के बाद अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।